गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या था, फिर निकाले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में क्या था, फिर निकाले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के टर्म में। नहीं तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई टाउ बाय एम। फिर हम लोग इसी चीज को लिखे थे पोटेंशियल के टर्म में V बाय एल, नीचे m है इंटू टाउ। ये पोटेंशियल के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला था। और तीसरा करंट के टर्म में निकाले थे I बाय एन ई ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, I बाय एन ई ए। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था। क्या था ये, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर एससी वर्मा के हिसाब से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो था वो था ई टाउ बाय एम इंटू 1/2, इससे आधा था। अब कौन सही है कौन गलत है, लगता है एनसीईआरटी ही गलत है मेरे अनुसार से, और एससी वर्मा साहब बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाएगा तब इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, इसीलिए इसी चीज को आप याद रखिए। अगर कंपटीशंस में क्वेश्चन आए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर तब ये इस्तेमाल कीजिए। कंपटीशंस में क्वेश्चन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर तो ये वाला इस्तेमाल कीजिए। अगर कंपटीशंस में नहीं, बोर्ड की बात हो रही है तो ये कीजिए। गलत है तो गलत ही पढ़ना है हम लोग को। नहीं, अब हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। आज क्या करेंगे, ओम के नियम को प्रूव करेंगे। ओम्स का नियम जो जानते हैं हम लोग, V = IR, यह बात जो जानते हैं इस चीज को प्रूव करेंगे। आज क्या करना है हम लोग को, प्रूव करना है, साबित करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो लिखेंगे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब कथन। ओम्स ने क्या कहा है, कहा है द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to current passes through conductor। ओके, ओम्स ने क्या कहा है, क्या नियम दिया है, इसका स्टेटमेंट जो है, किसी but all physical condition is constant।
अचर भौतिक स्थिति पर किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर चालक से पास होने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह बात कह दिया है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को साबित करना है। यानी सपोज दैट कोई कंडक्टर है, यानी सिंपल समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए क्रॉस कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कोई न कोई कांस्टेंट डालते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट आर होता है, आर आई। ये है ओम्स लॉ। क्या है ये? ओम्स लॉ। लेकिन इसको हम लोग प्रूव करेंगे। लिख देते हैं वेयर, जहाँ आर इज रेजिस्टेंस। सब कुछ सीखेंगे आज। जहाँ ये तो 10th में भी पढ़े हैं नहीं, जहाँ आर प्रतिरोध है। आज प्रूव करेंगे इसको। अब लिखेंगे प्रूफ कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी। वी नो, हम लोग जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग जानते हैं क्या? विभवांतर के रूप में अनुगमन वेग। क्या है अनुगमन वेग विभवांतर के रूप में? तो हम लोग को पता है वी डी इज इक्वल टू ई वी बाय एल ई टाउ बाय एम पता है हम लोग को। इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट। ये सब बातें पता है हम लोग को। अब दूसरी बात पर आते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ करंट। चूंकि V और I चाहिए तभी ना ओम्स लॉ आएगा, इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ करंट, धारा के रूप में अनुगमन वेग। अच्छी बात है। तो धारा के रूप में अनुगमन वेग यानी वी डी इज इक्वल टू क्या पता है बच्चों? I बाय एन ई ए। इक्वेशन मान लिए इसको क्या? सेकेंड। क्या मान लिए? सेकेंड। अब तो सिंपल है। क्या करना है? फ्रॉम, चूंकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये भी बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके,
समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं बोलो, ई भी टाउ बाय एम एल इज इक्वल टू आई बाय एन ई ए। ओके, इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखो यहाँ देखने वाली बात है, देखने वाली बात है, यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। एम एल को ऊपर भेज दिए, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दिए, आई है आई रहने दिए, बाय एन ई ए। कोई दिक्कत? ये ई और टाउ मल्टीप्लाई तो नीचे आ गया, ई और टाउ डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत? लिखिए, नीचे हो गया है, हैं? नहीं हुआ है, लिखिए, लिखने दो सबको। हो जाएगा तो बोलना। हो गया नीचे? तो ठीक है, इस रेजिस्टेंस को नीचे को हम मिटा रहा हूं। अब आइए, इस चीज को आगे केवल कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। m था m दिए, l था l दिए, बाय n तो n दिए, e इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, a है सॉरी हाँ टाउ है, टाउ दिए, a है a दिए, और इंटू क्या हो जाएगा, i, क्या हो जाएगा, i। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, ये जो भी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल आई पर। किस पर? केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? देखिए, मास है इलेक्ट्रॉन का, बदलने वाला नहीं है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, बदलने वाला नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के मेटेरियल अगर अलग अलग होगा, नहीं समझे, कोई कॉपर का होगा, कोई सिल्वर का होगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, कंडक्टर बदलेंगे तब ना, नहीं समझे। अगर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन है, क्या है, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो कंडक्टर है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ना ही उसके मटेरियल को, ना ही उसके लंबाई को, ना ही उसके मोटाई को। तब देखिए, चूंकि ओम्स लॉ तो उसी पर डिफाइन हुआ है, बोलो, यह बात देखो प्रूफ हो रहा है। अगर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन है, क्या है, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, यानी ना तो कंडक्टर का मटेरियल बदल सकते हैं, ना लंबाई बदल सकते हैं, ना ही एरिया, ठीक है। तब देखिए, ना तो लंबाई बदलाया, ना ही एरिया, लंबाई और एरिया, ठीक है, कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर करता है? कंडक्टर के साइज पर, कंडक्टर पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत? और कंडक्टर के मटेरियल पर क्या क्या डिपेंड कर रहा है, ये और ये तो कहीं नहीं करेगा, ये करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टकराने का समय, कोई दिक्कत? और अगर सेम कंडक्टर है तो L और A भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं, हियर ml बाय ne स्क्वायर टाउ A इज कांस्टेंट, which is called resistance, ओके। यानी कहेंगे यहां
एम एल बाय ई, यानी एम बाय ई एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए अचर है। क्या है? अचर है, बदल नहीं रहा है। किसी खास कंडक्टर की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत? अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है न, अगर भौतिक स्थिति अचर है, तब ये सब कुछ भी बदल नहीं रहा है। इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। तो बताइए, देयरफॉर V के जगह पर V इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? R। क्या लिखेंगे? R I। इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R। क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड, साबित हो गया। बोलो जल्दी से। एक तो V बराबर आई आर भी निकल गया, और ये क्या निकला? ये जो लिखते हैं ना ओम्स लॉ में कि ऑल फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, नहीं, नियत भौतिक स्थिति पर, यही लिखे थे, नियत भौतिक स्थिति पर चालक के क्रॉस विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। क्यों लिखे? यही सब, क्योंकि ये सब बदलने वाला चीज है। ध्यान से देखो, अगर इस पूरे के बारे में सोचें, इस रेजिस्टेंस में पूरे के बारे में सोचें, मतलब कंडक्टर के बारे में सोचें कि कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, तब ये सब कोई नहीं बदलने वाला है। कोई दिक्कत? अगर मटेरियल समझे कि एक ही मटेरियल का है, लेकिन बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, तब इस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लंबा मोटा हो सकता है, और इस पर तब डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? यानी अगर कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का फिजिकल स्थिति कांस्टेंट है, मतलब ये समझना है कंडक्टर के मटेरियल का फिजिकल स्थिति कांस्टेंट है, मतलब ये समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से यहां पर लिख दीजिए एक बार कि रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आया। क्या आया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? M बाय एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए, M बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू एल बाय ए। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया, फंडामेंटल फॉर्मूला है। ये कैसा है? फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो इसका फंडामेंटल यूनिट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? देखो यहाँ फंडामेंटल का मतलब मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक। देखो इसका क्या होगा? देखिए ये मास है, मास को कैसे मापते हैं? केजी में। कैसे? केजी में। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? देखिए आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे? आई टी। ये ना फंडामेंटल है, आई का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, इसलिए केजी हो गया। और लेंथ है, लेंथ का क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर बाय ई का चार्ज का एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। एरिया का मीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ कहाँ सा आया जब इधर दे दिए? तो थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, यहाँ दिखाई हमको लगता है नहीं देगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए देखिए, फंडामेंटल यूनिट किसका भाई? रेजिस्टेंस का।
फंडामेंटल यूनिट रेजिस्टेंस का बोलो, मास को कैसे केजी में, लंबाई को कैसे मीटर में, बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई यूनिट नहीं, एम्पियर सेकेंड। क्या जगह इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, ओके। टाउ, टाउ क्या है, टाइम है, सेकेंड। एरिया का मीटर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल क्या आया यूनिट, केजी। ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, 2 1 3, ऊपर जाएगा तो सेकेंड पर पावर -3, ये 2 है, ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर पावर -2। ये फंडामेंटल यूनिट किसी भी चीज को, तो यही जो है इतना बड़ा टर्म, यही है फंडामेंटल यूनिट, इसी को कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। अब समझ में आया, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट जो तुम लोग ओम बोलते थे, उसके अंदर में इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, समझ में आया। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है इसको, इसलिए डायमेंशन बताइए, तो बताइए डायमेंशन, बोलो। मास है, केजी है, तो क्या हो जाएगा, एम पर पावर कितना, जोर से बोलो यार कि माइक में, 1। उसके बाद एल पे पावर -1, टी पर पावर -3, ए या आई दोनों में से कोई ए ही रहने देते हैं, -2। इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यह डायमेंशनल फार्मूला है, इसी जगह कर दिए। नाउ अब हम लोग V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI, या यही चीज को लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, और ये ओम्स लॉ प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड। जहां R क्या है, रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, चालक का लंबाई ज्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मोटाई ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है। और किस मटेरियल का है, किस मटेरियल का है, अलग अलग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, मटेरियल किस मटेरियल का बना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, टकराने का समय, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। टकराने का समय कम ज़्यादा कब होगा, जब थर्मल एनर्जी देंगे, ज़्यादा थर्मल एनर्जी देंगे तो जल्दी जल्दी टकराएगा, छटपट ज़्यादा करने लगेगा ना, तो जल्दी जल्दी टकराएगा, यानी कम समय लगेगा, ये कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, टाउ अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी बहुत सारे बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यह चालक के मटेरियल का प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, चालक के मटेरियल के प्रॉपर्टी पर। और L/A चालक के साइज, आकार पे, कितना लंबा है और कितना मोटा है, यानी यह चालक के मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है और यह चालक के आकार पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी रेजिस्टेंस दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक किस मटेरियल का बना हुआ है और दूसरा किस पर, आकार कैसा है उसका, कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना मोटा, कितना पतला है। यानी रेजिस्टेंस इसका मतलब बहुत चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत? तो देखेंगे अब हम लोग रेजिस्टेंस को अलग अलग एंगल से डिफाइन करके, नहीं परिभाषित करेंगे रेजिस्टेंस को डिफरेंट एंगल से, बहुत सारे डिफिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ से अगर यदि आप लिखिए तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, बोलो होगा। अगर R ज्यादा होगा, अगर आपको I ज्यादा चाहिए
या तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बाय आर, क्या लिखेंगे, एक ही बात है। अब देखो आर बढ़ेगा तो आई घटेगा कि बढ़ेगा, ए बाबू ध्यान से देखो, आर अगर बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगा, इसका मतलब विरोध कर रहा है, किसका, करंट का, क्या कर रहा है, करंट का विरोध कर रहा है, नहीं कोई दिक्कत। रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का, किसका, और उसके मटेरियल का भी, कंडक्टर के साइज का भी और उसके मटेरियल का भी प्रॉपर्टी है, यानी ओवरऑल कंडक्टर किसका प्रॉपर्टी है, साइज का, और उसके मटेरियल, किस मटेरियल से बना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, नहीं बोलो, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत। कंडक्टर का प्रॉपर्टी कहेंगे, देखो यहां सुनो, कंडक्टर का प्रॉपर्टी कहेंगे मतलब ये सारे बात को सोचना पड़ेगा। अगर कंडक्टर के पदार्थ की प्रॉपर्टी कहेंगे तब केवल ये सोचना पड़ेगा। कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो है, जिस प्रॉपर्टी के आधार पर करंट के फ्लो का विरोध करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी ये भी विरोध करेगा, कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के आधार पर वो करंट का विरोध करता है, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अब समझ में आया। यानी रेजिस्टेंस की बात आएगा तो ये पूरा समझना है हमको, रेजिस्टिविटी की बात आएगा तो मतलब इतना सा ही समझना है, कोई दिक्कत। तो हम लोग देखते हैं कि अब रेजिस्टेंस है क्या, इसके बारे में सोचेंगे, जो कि बिल्कुल ये 10th क्लास में है। हेडिंग लगाएंगे रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ही हम लोग समझते हैं विरोध। किसका विरोध करेगा, करंट फ्लो का, नहीं। विरोध करना क्या है, गुण है। जैसे एक आरजेडी का पार्टी है, दूसरा जदयू नीतीश कुमार का पार्टी है, आरजेडी क्या करेगा, विरोध करेगा उसका, रेजिस्टेंस है जदयू के लिए। आरजेडी के लिए कौन रेजिस्टेंस है, जदयू। समझ में आ रहा है कि नहीं, विरोध होता है। तो रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे प्रतिरोध, ये प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर के और उसके मटेरियल का भी, नहीं लिखेंगे द property of conductor and its materials by virtue of which it opposes the flow of free electrons or flow of current. It is called रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस एक गुण है, नहीं, किसी चालक एवं उनके पदार्थ के वह गुण जिस गुण के द्वारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या धारा के प्रवाह का विरोध करती है। चालक के
उस गुण को, उस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाय ए। एक और शब्द बताते हैं, रजिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, आगे देखेंगे। इसका बेसिक डिफिनेशन क्या होगा बताइए तो। HW रहा, क्या रहा ये? HW लिख लीजिएगा, जगह छोड़ दो इतना ही। जैसे इसमें क्या लिखे? किसी चालक एवं उनके पदार्थ, प्रतिरोधकता किसका? केवल इसी का ना, किसी चालक के पदार्थ करना है, केवल क्या करना है? किसी चालक के पदार्थ, बाकी सब चीज वही। नहीं समझे? किसी चालक के पदार्थ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बना लोगे डेफिनेशन? नहीं बनेगा जी। चलो, बोले थे रेजिस्टेंस दो चीज पर डिपेंड कर रहा है जी, एक तो कंडक्टर पर और साथ कंडक्टर के साइज पर, और साथ ही साथ किस पर? उसके पदार्थ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग पदार्थ के लिए एन अलग अलग होगा, अलग अलग पदार्थ के लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो, इंग्लिश में तो लिख लेगा। जैसे बच्चों बता देते हैं, जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड इट्स मटेरियल, इसको न लिख करके हम लोग को क्या लिखना होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बाकी सब चीज वही लिखना, रेजिस्टेंस के जगह पर रजिस्टिविटी कर देना, हिंदी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी वाले कमजोर होते हैं। किसी चालक के पदार्थ के वह गुण, या पदार्थ का वह गुण जिस गुण के द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करती है, उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता बराबर तब क्या हो जाएगा? केवल यही होगा, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। इसका भी फंडामेंटल यूनिट मास का क्या हो जाएगा? kg। इसका तो कुछ नहीं, चार्ज का एम्पियर सेकेंड, टाइम का भी सेकेंड, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, और ये टाइम का हो गया। kg है, kg दिए, एम्पियर ऊपर चला जाए, सेकेंड 3 है, -3 दिए, एम्पियर ऊपर चला गया, -2। इसका भी डायमेंशन रजिस्टिविटी का, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बोलो, kg को मास, kg का मास, सेकेंड का क्या? टाइम, एम्पियर को एम्पियर ही रख सकते हैं हम लोग। तो ये रजिस्टिविटी का डायमेंशन है। ठीक है,
दिक्कत हो कहीं तो पूछ सकते हो, इधर अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ओके, जिसका छूट उठ जाता है वो तेजी से थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए, ना तो YouTube पर लोड होगा, देखिएगा वहां से लिखिए। ये सब बिल्कुल 10th का एकदम आसान है। अब सम अदर डिफिनेशन, सम अदर डिफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का कुछ अन्य परिभाषा, अन्य परिभाषा। भाई एक तो उसके गुण के आधार पर दिए, ठीक है, एक और, चूंकि V बराबर क्या जानते हैं, आई आर, आर बराबर क्या लिख देंगे, V बाय आई। इस दोनों के रेशियो को भी रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो ओरिजिनल फार्मूला था गहराई वाला डिफिनेशन रेजिस्टेंस का। बोले थे अलग अलग एंगल से इसको देखेंगे, 2-4 एंगल से। चूंकि इस करंट में चैप्टर में रेजिस्टेंस एक अच्छा फिजिकल क्वांटिटी आया, अब यह रोज यूज होने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो इस दोनों के रेशियो को कर देते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कह सकते हैं विभवांतर एवं धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? यानी ओम्स लॉ से ही होता है ये, V बाय आई। यहां से भी यूनिट लिख सकते हैं। देखो इसका यूनिट, इसको किस में, वोल्ट में, किस में, VOLT वोल्ट, और इसको एम्पियर में। वोल्ट पर एम्पियर को ही कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? एक बार और सिखाए थे ओम किसको कहते हैं, नहीं दूसरी बार ये भी सीखे वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं, ओम। अब देखिए तो ये थोड़ा सा बढ़िया से लिखने दो, जो एक सेकंड। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कांस्टेंट, such constant is called क्या, रेजिस्टेंस। ये प्रैक्टिकली मेथड से डिफिनेशन से आया, नहीं ध्यान से देखिए। विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या होता है, अचर होता है। इस अचर को क्या कहते हैं, बोलो, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखिए एक मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखो। एक सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक बैटरी चाहिए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकता है। बोलो, चाहिए ना चाहिए? चाहिए, एक बैटरी चाहिए। करंट कितना जा रहा है उसको मापने के लिए एक एमीटर चाहिए, चाहिए ना चाहिए?
उसके बाद क्या करना है, पंखा चलाना है, टीवी चलाना है, कुछ ना कुछ चाहिए, उसमें होता है रजिस्टेंस। क्या होता है? तो एक रजिस्टेंस चाहिए, चाह दिए, कोई दिक्कत? और स्विच चाहिए कि नहीं चाहिए? एक स्विच भी दे देते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, स्विच भी दे देते हैं। अब बताइए, जो पैसा वाला लोग रहता है उसके घर का जो सर्किट है, कभी करंट ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, उसको मेंटेन करता है नहीं? ध्यान से देखो, जैसे ये पंखा है, ये पंखा है, बहुत स्पीड से चलता है, जैसे स्विच ऑन कर दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पैसा वाला घर में अगर रहता तो वहाँ रेगुलेटर लगा देता है। क्या लगा देता? बोलो, कभी कम कभी कम, कभी ज़्यादा करंट आता तो रोक देता। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान के चलो बहुत तेजी से चलाता है तो ठंडा लगने लगता है उसको, चलाता नहीं तो गर्मी लगने लगता है। तो गरीब आदमी या तो बंद कर देता है या डायरेक्ट चला देता है। जो पैसा वाला है वो क्या करता है, वो कम ज़्यादा भी कर सकता है, यानी उसके घर का जो सर्किट होगा, परिपथ है, वो रियो स्टेट का भी इस्तेमाल करता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? इसलिए एक अच्छा सर्किट बना रहे हैं, तो ये एक रियो स्टेट है नहीं? देखो, कुंजी लगा दिए। अब देखिए, ये कभी कम रेजिस्टेंस विरोध करता है करंट का जी। अगर यहाँ पर टच किए तो ये सब रेजिस्टेंस बेकार हो गया, इतना सब विरोध हुआ। अगर नहीं करने का मन है तो यहाँ टच कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ये रियो स्टेज का यही काम है। इसको RH से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? RH से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? RH से। ये है रियो स्टेज और ये इसका क्या हो गया? रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? तो करंट माप लेंगे कितना है। साधारण आदमी डायरेक्ट खुदन लगा के बल्ब जला देता है, ना मीटर, ना वोल्ट मीटर, ना रियो स्टेट कुछ लगाता है। एक अच्छा सर्किट बनाए हैं और वोल्टेज भी मापे, कब ज़्यादा होगा और कब कम। तो पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, सीरीज में अमीटर जोड़ते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी तुम्हें पूछेगा, प्रैक्टिकल में भी तुम्हें पूछेगा। वो जो कांस्टेंट होता है V/I का रेशियो क्यों होता है, ध्यान से देखिए। इसको मिटाओ थोड़ा सा। बच्चों ध्यान से देखना, देखा, देखो यहां, यानी कांस्टेंट का मतलब क्या? V1 जब था तो करंट क्या था? I1। जब वोल्टेज यहां रीडिंग किया V1, क्या किया? V1, तो करंट देखा, एम्पियर बताया कि करंट है क्या? I1। और इस दोनों का रेशियो निकाला तो मानो 3 ओम निकला। कितना निकला? फिर जब V2/I2 किया, यानी जब वोल्टेज V2 बढ़ाया तो करंट बढ़ गया कितना? I2। फिर जब दोनों को कटाया छटाया तो ये भी क्या निकलता है? 3 ओम। क्या निकलता है? कांस्टेंट का मतलब यही है ना, यानी V2/I2 या V3/I3 सभी क्या होगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यही जो कांस्टेंट है इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब रेशियो कहा कि इस दोनों का जो रेशियो है उसी को कहते हैं हम लोग क्या? रेजिस्टेंस। आया नहीं आया? हमें लगता है तुम्हें आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसको हाँ जी पूरा लिखो, इसको मिटा देता हूँ, अब पढ़ाएंगे नहीं कुछ। तो इस तरह से हम लोग ने ओम्स के नियम को प्रूव कर दिया। ओम के नियम को प्रूव कर दिया।
फर्स्ट प्रिंसिपल से। उसके बाद देखा रजिस्टेंस क्या होता है, ये सीखे। रजिस्टिविटी क्या होता है, ये सीखे। नहीं, रजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नोट करके लिख लो एक बात, नोट करके लिखो दो बात। पहला, रजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ साइज एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी प्रतिरोध किस पर, आकार, प्रतिरोध चालक के आकार एवं पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरी बात देखिए, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? क्योंकि देखो इसमें क्या था, बोलो बोलो क्या था, mL/ne²A टाउ। ये जान रहे, देख के बताओ, गलती होगा तुम समझना, बोलो जल्दी से, लेट कर देता है। सही है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, टाउ को इधर ले आते हैं और इसको अलग कर रहे हैं, L/A। यहाँ पर लिख लेना, यह मटेरियल है, क्या है ये, और ये यह मटेरियल का गुण है, और ये साइज है, आकार है। अच्छा, दूसरा जो रजिस्टिविटी जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो लिखेंगे रजिस्टिविटी डिपेंड्स, यहाँ भी इच काट देते हैं, डिपेंड्स ऑन ओनली मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यानी कहेंगे प्रतिरोधकता केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। यानी बाबू रजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं, यानी वह आकार पे निर्भर नहीं करता है, तो यानी इसका मतलब m/ne² टाउ। ओके, तो ठीक है, और भी बहुत कुछ अभी रेजिस्टेंस का हम लोगों ने एक तो बेसिक डिफिनेशंस पढ़ा, दूसरा ये वाला भी पढ़ा डिफिनेशंस। अभी और भी डिपेंड करता है लंबाई पर और एरिया पर भी कर रहा है, एक और भी डिफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे इसका, कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। किसी चालक का प्रतिरोध उनके चालक के लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी सीखेंगे कल, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी और कुछ क्या बोलूं?